हेलो इंजीनियर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में HRDOB हम लोग कर रहे थे सॉल्व और 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन रह गए थे। वो अभी हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे। और ये लेक्चर जो होगा हमारे प्रीवियस ईयर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम 4 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं और मेरे खुद के एग्ज़ाम्स हैं, तो अब लेक्चर्स वगैरह नहीं आएंगे। मैंने कोशिश की वीडियो वगैरह डालने की, और मैंने 3 सब्जेक्ट मान लीजिए कि मैंने कवर कर लिया है, OS, COA और HRDO भी। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन बना लेंगे तो आप आराम से पास के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बिकॉज इट गिव्स मी मोटिवेशन टू अपलोड वीडियोज़ फॉर यू। दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 6. What is organizational politics? Discuss the factors contributing to organizational politics. Organization में politics जो होते हैं वो क्या होते हैं और कौन कौन से factors उसको इफेक्ट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स refers to the informal and often self-serving behavior and activities that some individual engage in to gain personal advantage influence within an organization. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होता है इनफॉर्मल और सेल्फ सर्विंग बिहेवियर होता है, जो कुछ इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं या उस चीज़ में इंगेज रहते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। उसमें से कुछ फैक्टर्स ये रहे। पहला है कंपटीशन। अगर एक एम्प्लॉय दूसरे से कॉम्पिटिट करता है तो वो एक हेल्दी वे में कॉम्पिटिट करे, पॉलिटिक्स करके नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल पहला होता है कंपटीशन। कंपटीशन होता है व्हेन एम्प्लॉयज परसीव अ लिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट। Competition can intensively leading to political behavior aimed at gaining an edge over the colleague. कलीग से आगे बढ़ने के लिए इंसान थोड़ा पॉलिटिक्स करने लगता है। सेकेंड है हमारा स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जब हमारा बजट कम हो, प्रमोशन लेना हो या फिर अदर कोई रिवार्ड लेना हो, जहाँ पे रिसोर्सेज कम हो और इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हमारा जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, एग्जिस्ट हो सकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी, अनक्लियर और एम्बिगुअस ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अनक्लियर है, मतलब एम्बिगुअस है, मतलब क्या, ड्युअलिटी है उसमें, पॉलिसीज़ हैं या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जो कि क्लियर नहीं है किसी भी क्लाइंट के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, आधे इंडिविजुअल के लिए कर सकते हैं, आधे के लिए नहीं कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल इसका कुछ क्लियर नहीं है, तो इस चीज़ में पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर सकता है। फोर्थ है हमारा पावर इम्बैलेंस। व्हेन पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। अगर पावर सिर्फ कुछ इंडिविजुअल के हैंड्स में या फिर किसी एक ग्रुप के हाथ में है तो ये पावर स्ट्रगल को लीड कर सकता है। It can lead to power struggle and political behavior as others seeks to challenge or influence those in power. जो पावर में रहेंगे उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए अदर जो होंगे बाकी सब लोग, वो पॉलिटिक्स थोड़ा एग्जिस्ट कर सकता है इस चीज़ में भी। उसके बाद है इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन फ्रॉम लीडरशिप कैन रिजल्ट इन मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर मिल्स एंड गॉसिप, जिसके कारण हमारे वर्किंग बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स हो सकता है। उसके बाद है हमारा परसिव्ड इनइक्विटी। When employees perceive that they are treated unfairly or that फेवरिटिज्म एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि वो उनको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, फिर कोई है जो हमारे HR का फेवरेट है या मैनेजर का फेवरेट है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेट हो रखा है, तो इस चीज़ के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स आ सकता है। उसके बाद था हमारा क्वेश्चन पर्सनल एम्बिशन। उसके बाद पॉलिटिक्स का हो सकता है पर्सनल एम्बिशन। इंडिविजुअल एम्बिशन एंड करियर गोल्स कैन ड्राइव सब एम्प्लॉयज टू इंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ एम्प्लॉय जो हो सकते हैं वो 6, 7 होगा, 7, 8, 9, 10। तो पर्सनल एम्बिशन के कारण, खुद को आगे बढ़ाने के कारण कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर शो कर सकते हैं अपना इंटरेस्ट के लिए। 8 है ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेज। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज, कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो जो एज अ मर्ज एक्विजन और restructuring, employees may use political tactics to secure their position or
बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रेस्ट्रिगेटिव वगैरह किया जा रहा हो, तो वो कुछ पॉलिटिकल टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए कि हाँ उनको नहीं हटाया जा सके, उनका इंटरेस्ट जो हो वो प्रोटेक्ट हो। उसका 9 लीडरशिप स्टाइल। द लीडरशिप स्टाइल ऑफ टॉप मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्रिविलेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। ओवरऑल लीडरशिप स्टाइल भी है वो और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। लीडर जो कि परसीव हो, ऑटोक्रेट हो और फेवरिस्टिक हो, जो वो इंकरेज कर सकता है हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर। उसके बाद है हमारा कल्चरल फैक्टर। द कल्चर एंड नॉर्म्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ईदर डिस्करेज और टॉलरेट पॉलिटिक्स बिहेवियर। कल्चर और नॉर्म्स जो होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो या तो डिस्करेज करेंगे या फिर टॉलरेट करवाएंगे हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को। ऑर्गेनाइजेशन विथ अ हिस्ट्री ऑफ टॉलरेटिंग सच बिहेवियर में कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस देम। ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन ये हुआ कि जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स हमारा डिटरमेंटल किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एसेंशियल होता है कि पहले रिकॉग्नाइज करना उसको, रिकॉग्नाइज दैट नॉट ऑल पॉलिटिक्स आर नेगेटिव। सारा पॉलिटिक्स नेगेटिव नहीं होता है। सम डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स बिहेवियर कैन बी अ नेचुरल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डिग्री ऑफ पॉलिटिक्स बिहेवियर जो होता है वो नेचुरल पार्ट होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लाइफ का, और ये एक मीन्स ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज और इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में आ सकता है। इफेक्टिव लीडर कैन ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्राइव टू मैनेज। एक इफेक्टिव लीडरशिप ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को मैनेज कर सकता है। ओवरऑल इसका ये कहना था। उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है पर्सनैलिटी क्या होता है और क्या फैक्टर हमारे पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये इस सामने वाले इंसान का पर्सनैलिटी अच्छा है तो किस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक सेट ऑफ इंड्यूरिंग साइकोलॉजिकल ट्रेट्स कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। पर्सनैलिटी रेफर करते हैं एक यूनिक सेट को, एक यूनिक स्टाइल को, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रेट्स जिसमें इंक्लूडेड होता है उस इंसान का कैरेक्टरिस्टिक इंडिविजुअल इंक्लूडेड होता है, पैटर्न किस तरह का बिहेवियर है उसका ये भी उसमें इंक्लूडेड होता है। इट इनकम्पैसेस एन इंडिविजुअल कंसिस्टेंट वे ऑफ थिंकिंग। वो कैसे सोचता है, क्या फील करता है और अपने एक्ट कैसे करता है चीज़ों पे, इन सब को कलेक्टिवली अगर शेप दिया जाए एक बिहेवियर में, रिएक्शन में टू वेरियस सिचुएशन, उसको हम लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। पर्सनैलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद अदर। अगर हम लोग किसी को देखते तो दिस इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, दिस लीडर ऑफर्स अ गुड पर्सनैलिटी, तो हम लोग कैसे कहते हैं, हम लोग उसका शक्ल देख के नहीं कहते हाँ भाई इसकी शक्ल अच्छी है तो इसका अच्छा पर्सनैलिटी है। नहीं, वो लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है खुद से, खुद की बातों से, खुद की डिसीजन से, खुद के गेटअप से, खुद के फेशियल बिहेवियर से, उसको हम लोग पर्सनैलिटी कहते हैं। Several factors contribute to the development and determination of an individual personality. बहुत सारे factors influence करते हैं जिसमें से कुछ कुछ factors अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला है biological factors. Biological factors में आते हैं genetics and neurobiology. Genetics में होते हैं genetic factor play a crucial role in determining personality. Inherited traits and predisposition from one's biological parent and influence aspect of personality. बहुत सारे लोगों में उनका personality जो होता है उनके biological पेरेंट्स से आता है। वो अपने उनका जो पर्सनालिटी होता है वो एस्पेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है उनके पेरेंट्स से, सच एज टेम्परेंट, मतलब कितनी जल्दी वो गुस्सा होते हैं नहीं होते हैं, susceptibility to certain mental health condition and even aspect of behavior. Neurobiology, the structure and functioning of the brain as well as the balance of neurotransmitters can impact an individual temperament and emotional regulation. Brain structure and function are linked to personal traits. Brain का जो ओवरऑल ब्रेन जो होता है वो हमारे पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा ब्रेन किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, कितना उसके अंदर इमोशन रेगुलेशन है, ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन ओवरऑल लिंक होता है हमारे पर्सनालिटी ट्रेट से। उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में पहला है अपब्रिंगिंग एंड फैमिली इन्वायरमेंट, सेकेंड है कल्चर एंड सोशल इन्फ्लुएंस। फैमिली इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पर्सनालिटी पे। अगर हमारा फैमिली इन्वायरमेंट बचपन से फ्रेंडली फैमिली में हम लोग रहे तो हम लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हम चीज़ों को अच्छे से खुल के बोल पाते हैं सबके सामने और हम आगे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जैसे चाइल्ड का बचपन थोड़ा एब्यूसिव रहा हो, फैमिली इन्वायरमेंट सही नहीं रहा हो तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उनकी मेंटल स्थिति अलग सी होती है और वो उनका अच्छा सा पर्सनैलिटी नहीं होता है, वो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है हमारा कल्चर एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी, हम लोग कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं। अगर हम लोग कुछ बच्चे रहते हैं जो कि मतलब अच्छे सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वहाँ के लोग अच्छे से बिहेव नहीं करते, एक दूसरे से एब्यूसिव
वे में बात करते हैं, तो ओवरऑल बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। बच्चे भी उस वे में बात करने लगते हैं, उस तरह से लोगों को ट्रीट करने लगते हैं। तो कल्चर नॉर्म का भी बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे पर्सनालिटी पे। नेक्स्ट है हमारा पीयर इन्फ्लुएंस। पीयर इन्फ्लुएंस क्या होता है? Interaction with peers during childhood and adolescence can impact personality development. Peer group can influence an individual interest, behavior, social skills सबको इन्फ्लुएंस करता है peer। उसके बाद है हमारा एजुकेशनल एक्सपीरियंस। एजुकेशनल एक्सपीरियंस मतलब स्कूलिंग हमारा स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा था। एजुकेशनल एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन एंड स्किल एक्विजिशन। उसके बाद है हमारा लाइफ इवेंट्स एंड ट्रॉमा। Significant life events such as trauma, loss, or major transition can shape an individual personality by influencing their coping mechanism। कोई ऐसा ट्रॉमा जिससे कोई इंसान बिल्कुल चुप हो गया हो, या फिर उसका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है अगर इंसान ट्रॉमा से पास करता है, या फिर उसका कोई बड़ा लॉस होता है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हम लोग को देखने को मिलता है। सेकेंड है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं कॉग्निशन, इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ कंसेप्ट एंड आइडेंटिटी। तो कॉग्निशन क्या होता है? एक इंडिविजुअल थॉट पैटर्न होता है जो कि कॉग्निटिव स्टाइल होता है, बिलीफ होता है, जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है हमारे पर्सनालिटी को शेप देने के लिए। हाउ अ पर्सन थिंक अबाउट देमसेल्फ, कोई पर्सन अपने बारे में कैसा सोच रहा है, और पूरा वर्ल्ड की बातों से, दुनिया की बातों से उस पर क्या असर पड़ रहा है, वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है, अपने इमोशनल रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, फिर बाहर आने देता है। सेकेंड है हमारा इमोशनल रेगुलेशन। The ability to manage and express emotions effectively is a key aspect of personality. Emotion intelligence and emotional regulation strategies impact an individual personality and relationship। आप अपने इमोशन को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, किस तरह से किस किस स्ट्रैटेजी से आप रेगुलेट करते हैं, ये ओवरऑल आपके पर्सनालिटी में झलकता है। उसके बाद है हमारा सेल्फ concept and identity। An individual's self-concept, self-esteem and self-identity are integral to their personality. How a person perceives themselves and their place in the world influence their behavior and choices। कोई भी पर्सन कैसे खुद को देखता है, खुद को ट्रीट करता है, तो इस चीज़ से पूरा वर्ल्ड उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होता है, उसकी चॉइस से इन्फ्लुएंस होता है। ओवरऑल पर्सनालिटी का हमारा कंक्लूजन क्या था? ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट पर्सनालिटी इज नॉट स्टैटिक एंड कैन इवॉल्व एंड चेंज फॉर अ पर्सनस लाइफ स्पैन। पर्सनालिटी किसी एक पर्सन का वो स्टैटिक नहीं होता है। पूरे लाइफ पे उसके क्या क्या हो रहा है, उसके लाइफ में कौन सा ट्रॉमा आ रहा है, क्या क्या अच्छे फेजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका पर्सनालिटी चेंज होते रहता है। वेरियस लाइफ influences personal growth and interventions can impact and modify aspect of an individual personality। हम लोग खुद के पर्सनालिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी का पर्सनालिटी खराब भी हो सकता है। एडिशनली पर्सनालिटी इज कॉम्प्लेक्स। एडिशनली मतलब पर्सनालिटी जो होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, और कोई सिंगल फैक्टर फुल्ली इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता या फिर फुल्ली इसको बेकार नहीं कर सकता। ये एक डेवलपमेंट होता है इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एलोबरेट द बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज इन निगोशिएशन प्रोसेस। सबसे पहले निगोशिएशन प्रोसेस होता क्या है? जहाँ दो या दो से ज़्यादा पार्टी साथ में बैठ करके किसी एक मुद्दे पे अपना दोनों पार्टी के क्या कहे भले का, मतलब दोनों पार्टी एग्री करती है जिस डिसीजन पे, वो डिसीजन लिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं निगोशिएशन। तो देखते हैं हम लोग निगोशिएशन। Negotiation is a complex process involving two or more parties with different interests who seek to reach an agreement through dialogue and compromise। compromise करते हैं और साथ में बैठ के पहले डिस्कस करते हैं। Effective negotiation often involves the use of various strategies to achieve the best possible outcome for each party। सारे पार्टी अपने तरफ से अपना बेस्ट देने का और लेने का कोशिश करते हैं। ओवरऑल जो हमारा आउटकम आएगा वो सबके फेवर में होना चाहिए, किसी एक इंसान के फेवर में नहीं होना चाहिए। Bargaining strategies in negotiation and approaches and technique used to influence the negotiation process and secure a favorable agreement। Bargaining strategy overall जो होता है वो होता है हमारा कि हम लोग ओवर बार्गेनिंग के कारण ही निगोशिएशन होता है। निगोशिएशन में बार्गेनिंग ही होती है। बार्गेनिंग अगर कोई पार्टी कर रहा है तो वो खुद के भले के लिए करता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बात माना जा सके, हमारा जो आउटकम है ज़्यादा फेवरेबल हो हमारे लिए। Here are some bargaining strategies commonly employed in negotiation। कुछ बार्गेनिंग स्ट्रेटजीज है जो कि नेगोशिएशन में यूज़ किए जाते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कह सकते हैं। इसमें पोजीशन बार्गेनिंग। इन कॉम्पिटिटिव बार्गेनिंग ईच पार्टी टेक अ फर्म एंड अपोजिशन
position, aiming to maximize their gain in the expense at the party. The win-loss approach can lead to a zero-sum game where one party gain is the other's loss. पोजिशनल बार्गेनिंग में होता है कि एक पार्टी को अगर गेन हो रहा है तो सामने वाली पार्टी को उस चीज़ से लॉस होता है. टैक्टिक्स में इंक्लूड मेकिंग एक्सट्रीम डिमांड, ब्लफिंग एंड यूजिंग एग्रेसिव टैक्टिक्स टू गेन एन एडवांटेज. उसके बाद है हमारा कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग. इसमें क्या होता है, इसमें विन विन होता है, दोनों पार्टी का फेवरेबल आउटकम होता है, दोनों पार्टी अपना अपना आउटकम जो होता है वो मैक्सिमाइज ही रखता है, इसमें विन विन सिचुएशन होता है. उसके बाद है हमारा कोऑपरेटिव बार्गेनिंग. इसमें आता है हमारा रिलेशन ओरिएंटेड बार्गेनिंग, कंप्रोमाइज और अवॉइडेंस. रिलेशन ओरिएंटेड बार्गेनिंग क्या होता है? इन कोऑपरेटिव bargaining, the emphasis is on building and maintaining positive relationship between the parties. पार्टी जो चाहते हैं कि आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन रहे और निगोशिएशन अच्छे से हो जाए. दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट. दोनों पार्टी के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, मतलब दोनों पार्टी के बीच में ट्रस्ट होता है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कराता है. पार्टीज में भी विलिंग टू टेक कंसेशंस एंड फाइंड सॉल्यूशन. अगर कोई पार्टी को थोड़ा नुकसान भी हो रहा है तो सामने वाला पार्टी उसका कंसेशन भरता है और ताकि उन लोगों का रिलेशनशिप जो हो वो प्रिजर्व हो. मतलब शॉर्ट टर्म गेन को सेक्रीफाइस करके कोई पार्टी लॉन्ग टर्म गेन की सोचता है. ये होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड बार्गेनिंग. उसके बाद होता है हमारा कंप्रोमाइज. कंप्रोमाइज इन्वॉल्व ईच पार्टी गिविंग अप सम ऑफ देयर डिमांड. किसी पार्टी के 3 डिमांड थे, किसी पार्टी के 3 डिमांड थे, ये दोनों एक एक डिमांड अपना छोड़ करके 2 डिमांड पे राजी हो जाते हैं, इसी को कहते हैं कंप्रोमाइज. उसके बाद है हमारा अवॉइडेंस. In some cases, a party may choose to avoid or delay the negotiation process. This strategy may be used when the timing is not right. अवॉइडेंस में होता है कि कुछ पार्टी किसी बात पे अड़ नहीं जाता है, इस चीज़ को अवॉइड कर देगा कि हाँ ये टाइम से नहीं, इस चीज़ को हम बाद में लाएंगे, इसको अवॉइडेंस कहते हैं. उसके बाद है हमारा पावर एंड ऑथोरिटी. सम पार्टीज में लीवरेज देयर पावर और अथॉरिटी टू गेन एन एडवांटेज इन नेगोशिएशन. कुछ पार्टी अपने पावर का यूज़ कर सकते हैं अपने नेगोशिएशन में एडवांटेज लेने के लिए. दिस कैन इन्वॉल्व साइटिंग लीगल और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, यूजिंग एक्सपर्ट नॉलेज वगैरह को लेकर के या फिर किसी अच्छे पीपल का हेल्प लेकर के वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेगोशिएशन को. साइलेंस एंड एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग एंड साइलेंस कैन बी पावरफुल टूल इन नेगोशिएशन. अलाउइंग द अदर पार्टी टू स्पीक एंड एक्सप्रेस देयर इंटरेस्ट फुल्ली कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट एन एटमॉस्फेयर और रेस्पेक्ट. Sometimes remaining silent after a proposal can encourage the other party to make concessions. साइलेंस और एक्टिव लिसनिंग. आप चुपचाप होकर अगर अच्छी तरह से सुन रहे हैं तो इससे आप पता लगा सकते हैं आप कहाँ पे निगोशिएट कर सकते हैं, कहाँ पे अपनी बातों को मनवा सकते हैं, आप सामने वाले पार्टी के अच्छे तरह से समझ रख पाएंगे. उसके बाद है हमारा वॉकिंग अवे. वॉकिंग अवे में क्या होता है? द विलिंगनेस ऑफ वॉक अवे फ्रॉम द निगोशिएशन टेबल कैन बी अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी. ये बार्गेनिंग निगोशिएशन टेबल से उठ करके चले जाने एक काफ़ी अच्छा बार्गेनिंग स्ट्रेटजी माना गया है. अगर कोई एक पार्टी अट्रैक्टिव अल्टरनेटिव रखता है करेंट निगोशिएशन का, दे में यूज इट एज लेवरेज टू पुश फॉर मोर फेवरेबल टर्म्स टू और टू सिग्नल देयर कमिटमेंट टू देयर इंटरेस्ट. उसके बाद है हमारा इमोशनल अपील्स. Emotional appeals involve using emotions, empathy or sympathy to influence the other party's decision. इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, मतलब इमोशन का यूज़ करके ब्लैकमेल नहीं कर सकते, अपने इमोशन का यूज़ कर सकते हैं, फिर सिंपैथी गेन करके और थोड़ा अपने फेवर में कर लेना चीज़ों को. ये कहलाता है इमोशनल अपील्स. उसके बाद है हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस. इसमें क्या होता है? थ्रू आउट रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन. अच्छे से कोई एक पार्टी है अच्छे से रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेकर के गया तो ये निगोशिएशन में एक अच्छा बहुत ज़्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कराता है. knowing the other party's interest, constraint and alternative can inform a more strategic approach to bargaining. The choice of bargaining strategy depend on the specific negotiation context. कि हमारे negotiation का context क्या है, इस पे overall choice of bargaining strategy depend करता है. The parties involved and their objective. Effective negotiators often combine multiple strategies to adapt changing circumstances and achieve the best possible outcome. The ability to assess the situation, select appropriate strategies and adapt to the dynamic of the negotiation process is a key skill in successful negotiation. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिस्कस द रोल ऑफ स्टेट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्टेट का क्या रोल होता है? चलिए देख लिया जाए.
The state, which includes government bodies and agencies at various levels, national, regional and local, plays a significant role in industrial relation within a country. किसी भी country में industrial relation कैसा है, इस पे government bodies जो होता है, मतलब state जो होता है, बहुत ज़्यादा effect करता है. Its role is primarily to regulate, mediate and facilitate relationship and interaction among the employers, employees and trade unions to ensure fairness, stability and a conducive working environment. The state's involvement in industrial relations varies from one country to another and specified role and overall देखो employers का exploitation तो नहीं हो रहा है, employees का तो exploitation नहीं हो रहा है, trade unions काफ़ी ज़्यादा हिपोक्रेटिक तो नहीं हो रही. इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इस चीज़ का ध्यान हमारी गवर्नमेंट बॉडीज़ रखती है, गवर्नमेंट एजेंसीज रखती है, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं. तो एंड इट्स स्पेसिफिक रोल, हम लोग स्टेट के स्पेसिफिक रोल्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं. पहला है लेजिस्लेटिव रोल. इसमें है लेबर लॉज. लेबर लॉज मतलब क्या कि हमारा जो लेबर है, जो काम कर रहा है, जो हमारा एम्प्लॉय है, उसके साथ उसके साथ ज़्यादा देर काम करवा के कम, एक मिनिमम वेज होता है, उससे कम तो नहीं दिया जा रहा है. वर्कर की राइट्स क्या है, वो सब का ध्यान रखता है हमारा लीगल रोल्स. उसके बाद है रेगुलेटरी रोल, मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो मॉनिटर करता है और कंप्लेन वगैरह पे ध्यान देता है. लाइसेंस और सर्टिफिकेशन का अच्छे से चेक वगैरह होता है ताकि सेफ्टी मेंटेन रहे हमारे एम्प्लॉय लोग का, और एम्प्लॉयर्स का भी जो राइट्स है वो मेंटेन रहे. और कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या कि हमारे एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के ग्रुप बने हो या फिर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि वो लोग आपस में बार्गेनिंग करके अपनी चीज़ों को, डिस्प्यूट को ठीक कर सके. उसके बाद है हमारा मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन. इसमें है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या होता है कि कोई भी द स्टेट ऑफन प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़. स्टेट अक्सर मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है ताकि डिस्प्यूट जो हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में, उसको ठीक कर सके. लेबर यूनियन और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो डिस्प्यूट हो उसको ठीक कर सकते हैं. दोनों सेम चीज़ होता है. मेडिटेशन एंड कॉन्सिलिएशन सर्विस आर ऑफर्ड टू हेल्प पार्टीज रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट. ओवरऑल निगोशिएशन करवाता है दोनों के बीच में. उसके बाद है हमारा आर्बिट्रेशन, बाइंडिंग आर्बिट्रेशन. इन सम केसेस द स्टेट में प्रोवाइड अ मैंडेट आर्बिट्रेशन एज अ मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट व्हेन निगोशिएशन फेल. जब निगोशिएशन फेल कर जाता है तो वो आर्बिट्रेशन प्रोवाइड कराता है. आर्बिट्रेशन डिसीजन जो होता है लीगली बाइंडिंग होता है और एक फाइनल रिजोल्यूशन होता है डिस्प्यूट के लिए. उसके बाद हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ राइट. सारे कास्ट, रिलीजन वगैरह को ना देखते हुए सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाना मेंटेन रखता है हमारा स्टेट. एम्प्लॉय जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखता है. मिनिमम एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड जो होता है, वेज, टाइम, कितने देर काम करेगा, कितने दिन का छुट्टी मिलेगा तो पैसा नहीं कटेगा, ये सब का ध्यान रखता है हमारा स्टेट. नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम करवाता है हमारा स्टेट, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं और वर्कर्स कंपनसेशन. अगर वर्कर है कोई मेडिकल केयर वगैरह में गया या फिर उनको क्या कुछ इंजरी वगैरह हो गई तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करवाता है. अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हमारे यूथ अनएम्प्लॉयड है तो उस इंडिविजुअल को सपोर्ट करता है, उसको एम्प्लॉयमेंट दिलवाता है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट वगैरह स्टेट करवाता है. हमारा कोई भी स्टाफ वगैरह काम कर रहा है तो उस सब, अभी कोई नया टेक्नोलॉजी जैसे नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका स्किल प्रोवाइड कराता है. एडल्ट को, जैसे कि हमारे बिहार में चलता है क्या, जिसमें कंप्यूटर वगैरह सिखाते हैं, कुशल युवा योजना करके, तो उस टाइप का स्किल वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है. उसके बाद है हमारा लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन. द स्टेट ऑफन कलेक्ट्स एंड डिसिमिनेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेबर मार्केट ट्रेंड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्किल इन डिमांड, कौन सी स्किल डिमांड में है, ट्रेंड अभी क्या चल रहा है मार्केट में, लोग क्या करियर चॉइसेस चूज़ कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर का हेल्प करता है राइट टैलेंट को फाइंड करने के लिए. उसके बाद वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ. वर्क प्लेस पे सेफ्टी क्या है, हमारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए सेफ्टी इंजीनियर्स रखे जाते हैं और इन सबका ध्यान रखा जाता है. और ओवरऑल वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट कैसा है, वो सेफ है कि नहीं, हेल्थ के लिए सही है कि नहीं, इन सब का मेजर का ध्यान हमारा स्टेट रखता है. प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस एंड सोशल हार्मोनी.
इंडस्ट्री में पीस है कि नहीं, लेबर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छे से बातचीत, एक हेल्दी कम्युनिकेशन है कि नहीं, इन सब का ध्यान रखता है हमारा स्टेट। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया PYQ। तो मैंने आप लोगों का कितने सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। अभी स्टार्टिंग था और मैंने फर्स्ट टाइम मतलब यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह अपलोड करने शुरू किए। तो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर एंड HRDO भी कंप्लीट करवाए हैं अलॉन्ग विथ PYQ। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड प्लीज़ गाइज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ लोग बेनिफिट हो पा रहे हैं कि नहीं इस वीडियोस से। अगर आप चाहते हैं कि नियर बाई फ्यूचर में ऐसे वीडियोस आते रहे, आपका भी 5th सेमेस्टर आ रहा है, 5th सेमेस्टर के सारे वीडियो है, जिस तरह से 3 सब्जेक्ट के आए हैं 4th सेमेस्टर के, वैसे ही 5th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के वीडियो हैं। तो वो आ सकते हैं अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि वीडियोस में क्या ज़्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए, आप लोग कितने बेनिफिट हो पा रहे हैं, मैं कितनी आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए मैंने इसलिए चैनल खोला ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप लोग इससे बेनिफिट हो रहे हैं तो मुझे कम बताएं कमेंट सेक्शन में, इट विल गिव मी मच मोटिवेशन to make all the videos. And that's it. Thank you for watching. Please like, subscribe and share.